Good morning, class 8th. Students, in this class, we are going to start a new chapter number 4, which is related to a geography portion, and the chapter name is agriculture. So, firstly, we have to take the example which has been given in your book, this paragraph. So, there are three students, Gurpreet, Madhu and Tina. They were walking through the village where they saw a farmer. उन्होंने एक फार्मर को देखा जो कि अपनी लैंड में वीट को ग्रो कर रहे थे और उस सॉइल को फर्टाइल बना रहे थे। उन्होंने उन्हें बताया, मतलब फार्मर ने उन चिल्ड्रंस को बताया कि वो उस वीट को बाज़ार में एक अच्छे दाम में बेचेंगे, अच्छी प्राइस में बेचेंगे, एंड वो जो वीट है वो फैक्ट्रीज में जाएगा, एंड देन द वीट इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्रेड, बिस्किट फ्रॉम द फ्लोर। मतलब उस वीट के आटे से क्या क्या बनेंगे, बिस्किट्स बनेंगे एंड ब्रेड बनेंगे। तो ये क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट कर दिया एक गुड्स में, फिनिश्ड गुड्स में। अब हम आटा यूँ ही नहीं खा सकते हैं बिकॉज इट्स अ रॉ मटेरियल। हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। तो ये क्या एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो काम हम लोग हमारे जीवन यापन के लिए करते हैं, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड ग्रोइंग समथिंग, सो दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ भी हमने उगाया, उसको कंजप्शन मतलब उसको यूज़ में लिया या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये सिंपल सी डेफिनेशन है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ बीन मेनली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, बट आपके बुक में 3 ही पार्ट्स दिए गए हैं। सो फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंड इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड थर्ड इज टर्शरी एक्टिविटीज़। आपको ये तीनों ही बुक में दिए गए हैं, बिकॉज ऑफ दिस यही 3 हम पढ़ेंगे ना। प्राइमरी एक्टिविटीज़, व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी एक्टिविटीज़? सो एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना या प्रोड्यूस करना। जैसे हमने नेचुरल रिसोर्सेज को खोद के निकाला या कुछ हमें ज़मीन में से मिला, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, हमने कोई भी ग्रेन को, पल्सेस को उगाया, दैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। फिशिंग हम क्या कर रहे हैं, फिशिंग कुछ भी मेहनत नहीं है, बस आप बीचेस, मतलब मेहनत तो पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, बट फिशिंग, गैदरिंग, फूड को इकट्ठा करके रखना, ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी के अंदर आती है, जिसमें हम लोग नेचर से कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़। नाउ सेकेंडरी एक्टिविटीज़, वो जो हमने एक्सट्रैक्शन करने के बाद चीज़ को निकाला, जैसे यहाँ पर वीट थी, तो एग्रीकल्चर, यहाँ पर जब वो किसान एग्रीकल्चर कर रहा है, दैट विल कम इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। बट जब वो जो गेहूँ है, वो जो वीट है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया बिस्किट्स, और अगर हमें यहाँ पर एग्जांपल देखें, बोले यहाँ पर ब्रेड दिया गया है, तो बिस्किट्स एंड ब्रेड में वो ट्रांसफॉर्म हो गया, तो वो आएगा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वो एग्रीकल्चर के तौर पर, वीट के तौर पे था, वहीं यहाँ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आ रहा है बेकिंग ऑफ ब्रेड आ गया, वीविंग क्लॉथ। अब जैसे मान लिया कि एग्रीकल्चर में किसी ने कपास उगाई, ठीक है, कपास के छोटे छोटे फूल टाइप निकलते हैं जिसमें रुइयाँ होती हैं, सो वो रुई उगाई, तो वो रुई किसके अंदर आएगी, प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब उसी रुई को ट्रांसफॉर्म करके हमने क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया, वीविंग क्लॉथ, तो अब वो केस में आएगी सेकेंडरी, मतलब हमने उस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, दैट विल कम इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़। आई एम अगेन रिपीटिंग, प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज, हमने प्रोसेस कर दिया। शुगर केन मिला है, हमने उसे शुगर में कन्वर्ट कर दिया। शुगर प्राइमरी एक्टिविटी या शुगर केन प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर, एंड अगर वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगी। नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज 2 टॉपिक्स। Now we will move forward to the third topic, that is tertiary activities. Now tertiary activity का काम है to provide to support primary and secondary sectors through services. इसको बोलेंगे, ये जो एक्टिविटी है वो सेवा भावना वाली होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट। अब इसने कोई चीज़ को एग्रीकल्चर के ज़रिए प्रोड्यूस किया, यहाँ पर उसका एक्सट्रैक्शन हुआ, मीन्स उसका मैन्युफैक्चर हुआ। अब एक जगह से दूसरी जगह इन दोनों ने अपना काम कर दिया। अब टर्शियरी एक्टिविटी का काम क्या है, सेवा करना। सेवा इन द सेंस
विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट ये दोनों की जो मेहनत है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ट्रेड उसी के अंदर आता है, व्यापार करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग भी टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। हम कन्वे कर रहे हैं हमारी नॉलेज को, तो यहाँ क्या है, एक तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। इन्होंने उगाया, इन्होंने बनाया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये 3 टाइप की एक्टिविटीज़ हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर पढ़ते हैं। 4th and 5th एक्टिविटीज़ भी होते हैं, बट इट हैज़ नॉट बीन गिवन इन अ बुक, दैट्स वाई वी विल ओनली स्टडी दीज 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। Now we will move forward to a next paragraph. Agriculture is a primary activity. हम लोग यहाँ देख चुके हैं एग्रीकल्चर किस टाइप की एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है, सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, rearing of livestock. In the world 50% of persons are engaged in agricultural activities. पूरी दुनिया की बात करें 50% लोग अभी भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 2/3 हमारी, हम लोगों को कृषि प्रधान देश बोलते हैं, एग्रीकल्चरल कंट्री है हमारी। तो अगर थाली में कोई भी खाना है तो वो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर की वजह से आया है। कौन सी एक्टिविटी की वजह से आया, प्राइमरी एक्टिविटी की वजह से आया। तो दुनिया की 50% पॉपुलेशन एंड इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन अभी भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ मीन्स एग्रीकल्चर कर रही है। एंड बिकॉज हम लोग एग्रीकल्चर इतना इसलिए कर रहे हैं बिकॉज द चैप्टर नेम इज ऑल्सो agriculture, that's why. Now next paragraph, favorable topography of soil and climate are vital for agricultural activity. बिल्कुल, अगर हमें फर्टाइल सॉइल नहीं मिलेगी, अगर सूखा पड़ रहा है तो वहाँ कोई एग्रीकल्चर नहीं होगा। फर्टिलिटी सॉइल में नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। वहीं बशर्ते क्लाइमेट बहुत मॉडरेट है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, एंड सॉइल इज़ ऑल्सो फर्टाइल, सो एट दैट प्लेस वी कैन डू एग्रीकल्चर। The land on which the crops are growing is known as arable land. जहाँ पर क्रॉप को उगाया जाता है उस लैंड को हम बोलते हैं अरेबल लैंड। 4.1 में आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में अरेबल लैंड कहाँ कहाँ पर है। जहाँ पर अब इंडिया में देखेंगे तो कितना ज़्यादा पार्ट, एक्सेप्ट आई थिंक थार डेजर्ट को छोड़ के, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अरेबल लैंड। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लैंड, जितनी भी दुनिया की बात करके अगर हम यहाँ देख सकते हैं, डार्क ये जो ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में जो भी आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है वो अरेबल लैंड है। यहाँ पर कृषि की जा सकती है, एग्रीकल्चर किया जा सकता है। इंडिया की बात करें तो सिर्फ थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट को छोड़ के मोस्ट ऑफ द एरियाज पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है। इन दिस मैप मीन्स इन द मैप यू कैन सी द agricultural activities is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist, and the suitable factors, major suitable factors are fertility of soil and perfect climate, perfect तो नहीं, moderate climate we can say that. So इस डायग्राम को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। Now we will move forward to our next topic which is farm system. So let's start with that topic. Farm system. So what do you mean by farm system? अब कोई भी चीज़ को चलाने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक वे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें स्कूल आना होता है, जो कि हम अभी नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी अगर जब स्कूल आना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम फ्रेश होते हैं, फिर नहाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ड्रेसअप होके ब्रेकफास्ट करके एक सिस्टमैटिक वे से आते हैं। ऐसा नहीं कि उठे आ गए। तो उसी तरीके से जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एक सिस्टमैटिक वे में एग्रीकल्चर होगा, जो कि हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स, अब क्या क्या चीज़ें हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं इनपुट्स, सीड्स, बीज, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी। विदाउट मशीनरी, पहले मशीनरी के बिना काम हो जाते थे, बिकॉज ऑफ द मशीन काम ईजियर हो गए। मशीन्स, लेबर चाहिए। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लगिंग, खोद कर, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। ये सभी कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। Here is the diagram, you can see that physical inputs जो हम लोग लगा रहे हैं, and ये है the farm system of an arable farm. Arable का मतलब हम बता चुके हैं पहले ही। The outputs
फ्रॉम द सिस्टम। इनपुट मतलब जो हमने मेहनत लगाई, आउटपुट जो निकल के आ रहा है वो क्या है, क्रॉप्स है, वूल है, डेयरी है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं। मतलब इनपुट हमने अपनी सारी मेहनत लगाई, सीड्स, फर्टिलाइजर्स वी हैव यूज, लेबर, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग वी हैव डन, एंड द आउटपुट कम्स दैट इज क्रॉप्स, वूल्स, पोल्ट्री एंड डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। ये एक सिस्टमैटिक वे में हम लोगों ने एग्रीकल्चर को कर दिया, मतलब फार्मिंग हम फार्मिंग की प्रोसेस की तरफ बढ़ चुके हैं। अब फार्म सिस्टम के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग हैज़ बीन मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। The big difference between subsistence farming and commercial farming is that कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ जीवन यापन के लिए, हम बोलते हैं जीवन यापन के लिए की जाती है। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशन। ऑब्वियसली डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, जैसे मान लिया कि वॉर चल रहा है और हम लोग कॉटन उगा रहे हैं या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट उगा रहे हैं जिसकी वॉर में ज़रूरत नहीं है। वॉर के टाइम पे हमें ऐसी चीज़ों की एग्रीकल्चर, मतलब जैसे खाने का एग्रीकल्चर, ग्रेन्स का एग्रीकल्चर, पल्सेस का एग्रीकल्चर करना चाहिए, ताकि जो हमारे आर्मी पर्सन्स है, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनको खाना पहुंचाया जा सके। न कि कोई ऐसी चीज़, जैसे हम लोगों ने ब्लू रेबेलियन पढ़ा था तो हम लोग नील उगाए। उस टाइम पे नील की इंपॉर्टेंस होगी, कौन नील वाले जो कपड़े हैं उनको प्रेफरेंस देगा, बशर्ते अगर हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर करें पल्सेस एंड ग्रेन्स का। तो वही बात है, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही चीज़ उगाई जाए। सबसे पहली बात, labor and level of technology, farming can be classified into two main parts, subsistence farming and commercial farming. Now what do you mean by subsistence farming? This type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. अगर मैं किसान हूँ और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी ज़मीन है तो मैं उसमें बेचने के लिए, मीन्स कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं उगाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के जो नीड्स है उसको देखते हुए मैं यहाँ पर अपना सामान उगाऊंगी। हम लोग देखते हैं बहुत सारे घरों में इतनी सी ज़मीन पर घर बने हुए होते हैं एंड बाकी की जगह पे ये लोग फार्मिंग कर रहे होते हैं। तो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्रॉप्स को उगाया जाता है, दैट इज़ नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, हाउस होल्ड मतलब घर की जो औरतें होती है या फिर मेन बच्चे, वही लोग काम कर लेते हैं इन छोटे खेतों के अंदर, एंड स्मॉल आउटपुट निकलता है, छोटा, ऐसा नहीं बड़ा। कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तरह नहीं, कमर्शियल मतलब बेचने के लिए एंड सब्सिस्टेंस मतलब जीवन यापन के लिए। Subsistence farming can be further classified into intensive and primitive subsistence. Subsistence को भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और primitive को भी हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर क्लास। ना कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो कमर्शियल फार्मिंग की एक बार डेफिनेशन में पढ़ देती हूँ। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। क्रॉप्स को उगाया जाता है मार्केट में बेचने के लिए। यहाँ पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए उगाया जा रहा था, बशर्ते वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ मतलब बेचने के लिए क्रॉप्स को उगाया जा रहा है। दैट इज़ द बिग एंड मेन डिफरेंस बिटवीन सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन डिटेल सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। थैंक